बाहर मौसम एकदम पागल हो चुका था। जबरदस्त तूफान और भारी बारिश। उसी सन्नाटे में ग्रैंड सियोन का महल खड़ा था। अंदर एक धुंधले से कमरे में खिड़की की मध्यम रोशनी के पास एक छोटा सा बच्चा अपने पालने में सुकून से सो रहा था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। तभी एक सख्त चेहरा और सुनहरे बालों वाला आदमी, जो नरेटर का बाप था, पालने के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उस मासूम छोटे से बच्चे को देखा और बड़ी नफरत से उसे कुछ बहुत ही घटिया लफ्जों से पुकारा। नरेटर बताता है कि उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बस इतनी थी कि वो ठीक उसी वक्त पैदा हुआ जब एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ था। वो दूसरा बच्चा था काजिन, जिसे स्वॉर्ड गॉड काशक का आशीर्वाद मिला था। जबरदस्त बॉडी और गजब का टैलेंट। दूसरी तरफ नरेटर की थकी हारी मां एक मामूली से बिस्तर पर उसे गोद में लिए बैठी थी। वो बड़े दुख के साथ अपने बच्चे को देख रही थी और सोच रही थी, काश ये बच्चा काजिन होता। नरेटर को बाद में समझ आया कि उसके माँ बाप उससे इतनी नफरत क्यों करते थे। वजह, वो बिना राइट आर्म यानी दाहिने हाथ के पैदा हुआ था। उसकी माँ हर रात उसे अंधेरे में सीने से लगाती और बड़ी ठंडी आवाज में पूछती, बेटा, क्या तुम बस मर नहीं सकते? वो छोटा सा बच्चा, जिसे सब समझ आ रहा था, मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता, पर साथ ही ये भी कहता कि उसे अभी मरना नहीं है। उसे याद आता है कि पैदा होने से पहले ही उसके बाप को उससे कितनी उम्मीदें थीं। उसके बाप ने माँ से कहा था कि ये बच्चा उनके परिवार की आखिरी उम्मीद होगा और अपने भाई के बेटे यानी काजिन को भी पीछे छोड़ देगा। पर बेचारा बाप, उसे लगा था कि उसका बेटा काजिन को हराएगा, पर उसे मिला क्या? एक हाथ वाला गॉडलेस कलंक। वसंत का खूबसूरत दिन आया। बाग में नौकरानियां और बच्चे मस्ती कर रहे थे। सब नन्हे मास्टर काजिन के पीछे पागल थे, जो डगमगाते कदमों से उनकी तरफ चल रहा था। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि नौकरानियां उसे एंजल बुलाती थीं। वहीं एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर नरेटर की मां ये सब जल भुन कर देख रही थी। उसने कड़वाहट से सोचा कि काजिन तो चलने भी लगा, और उसका अपना बच्चा, वो अभी भी घास पर पड़ा रो रहा था। वो सोचती, ये इतना सुस्त क्यों है? बहुत वक्त बाद जब नरेटर ने आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, तो उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी मेहनत की है। पर उधर उसकी मां, वो बस शराब के नशे में डूबी हुई, बस यही रोना रोती रहती कि वहां काजिन ने हाथ में ब्लेड थाम ली है और यहां तेरा ये सब करना बेकार है। जब नरेटर ने पहली बार एक कच्ची सी तलवार पकड़ी, तब तक काजिन माना महसूस करने लगा था और सैमियन स्वॉर्ड स्टाइल की ट्रेनिंग ले रहा था। नरेटर के मन में काजिन के लिए नफरत भी थी और एक तरह की इज्जत भी। सर्दियों का वक्त था, बर्फबारी हो रही थी और एक कैरेज नरेटर को उसकी नई तकदीर की तरफ ले जा रही थी। जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसे काजिन के अटेंडेंट के तौर पर भेज दिया गया। बाहर की दुनिया को तो यही कहा गया कि वो काजिन का भाई और दोस्त बनकर जा रहा है, पर सच तो ये था कि उसके माँ बाप ने उसे 3,000 लीन में बेच दिया था। बरसों बाद नरेटर खून से लथपथ है। उसकी सांसें फूल रही हैं, जैसे उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया हो। उसे बर्फ के बीच एक खंभे से बांध दिया गया है। जवान हो चुका काजिन उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है। उसे अनप्रेसिडेंटेड लूजर कहकर बुलाता है। तभी सड़ाक, कोड़े की एक जोरदार मार नरेटर के शरीर पर पड़ती है। काजिन उसे हमेशा से नापसंद करता था और अपना सारा गुस्सा उसी पर निकालता था। नरेटर अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देता, पर इसलिए नहीं क्योंकि उसे दर्द नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर अब कुछ और ही सुलग रहा है। सबसे ज्यादा जो बात चुभती थी, वो ये कि पास खड़े नाइट्स मुस्कुरा रहे थे और इस जुल्म को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। नैरेटर कहता है कि सबसे बुरा ये नहीं था कि उसे पीटा जा रहा था, बल्कि ये था कि वहां मौजूद सारे बड़ों ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। काजिन उसे कोड़ों से मारता रहा और बड़े बड़े अधिकारी तमाशा देखते रहे, पर किसी ने बीच बचाव नहीं किया। नैरेटर की नजर में उस जगह पर कोई भी असली बड़ा मौजूद नहीं था। बर्फीले पहाड़ों की वो ठंडी हवाएं उसकी तन्हाई का आईना बन चुकी थीं। उसे याद आता है कि उसके मशहूर चाचा ने बहुत पहले ही परिवार छोड़ दिया था और कभी वापस नहीं आए। अब काजिन को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो किसी निर्दयी जल्लाद जैसा बन गया था। ट्रेनिंग मैचेस के दौरान काजिन की रफ्तार के सामने बाकी ट्रेनीज टिक नहीं पाते थे। वो उन्हें पीटते हुए मजाक उड़ाता, ये ड्रिल्स तो बहुत आसान है, तुम सब इतने सुस्त क्यों हो भाई?
उसकी मार इतनी जोरदार होती थी कि लकड़ी के हथियार तक चकनाचूर हो जाते थे। जैसे ही कोई हार मानता, काजिन की तलवार उसके गले पर होती। नैरेटर कहता है, काजिन को मिला वो ईश्वर का आशीर्वाद और टैलेंट अब एक जहर बन चुका था, जिसने उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया था। वो हारे हुए खिलाड़ी को भी बेरहमी से मारता रहता। उसे रूल्स की कोई परवाह नहीं थी, बस घमंड में चूर होकर अगले चैलेंजर को बुलाता। तभी नैरेटर को बुलाया गया। अब वो बड़ा हो चुका था, शरीर पर जख्मों के निशान थे। अपनी प्रैक्टिस वाली तलवार को कसकर पकड़ते हुए वो मानता है कि उसे काजिन की ताकत और उसके गिफ्ट्स से जलन होती थी। वो पूरी जान लगाकर चिल्लाया, मुझे भी ताकत चाहिए, और काजिन पर टूट पड़ा। दोनों की लकड़ी की तलवारें आपस में टकराईं। खटाक! डेविन के चारों ओर लाल रंग का माना धधकने लगा। उसकी जलती हुई आंखों को देखकर काजिन बौखला गया और चिल्लाया, मुझे इस तरह देखना बंद कर, और उसने एक पावरफुल माना अटैक किया। काजिन दहाया, मुझे तुझसे नफरत है। डेविन खून से लथपथ होकर एक टूटे हुए खंबे के पास जा गिरा। काजिन ने उस पर तंज कसा, एक हाथ वाला लूजर, और मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत। उसने उसे लातों से और पीटा और चढ़ाया कि तू कितनी भी मेहनत कर ले, कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। जमीन पर गिरे हुए डेविन ने धीरे से बुदबुदाया, फिर भी मुझे जीतना है। उसकी आंखों में जीत की आग थी। उसने माना कि सिर्फ मेहनत से सपने पूरे नहीं होते। फिर भी वो जंगलों में पागलों की तरह ट्रेनिंग करता रहा। वक्त गुजरा। काजिन अपना टैलेंट फालतू के ऐशो आराम और बुरी आदतों में बर्बाद करने लगा, लेकिन फिर भी डेविन उसे पीछे नहीं छोड़ पाया। वो दोनों किसी आलसी जीनियस और मेहनती बेवकूफ की तरह थे, पर डेविन को यकीन था कि एक दिन पासा पलटेगा। सालों बाद एक विशाल अरीना लोगों के शोर से गूंज रहा था। दोनों भाइयों के बीच सरेआम मुकाबला हो रहा था। कवच पहने हुए काजिन और चोगा पहने हुए डेविन एक दूसरे पर तलवारों से वार कर रहे थे। काजिन ने खतरनाक हमला किया। उसकी आंखें खौफनाक तरीके से चमक रही थीं, लेकिन इस बार डेविन अलग था। उसने काले रंग के कड़कते हुए माना के साथ पलटवार किया। उसकी आंखें बैंगनी रंग में जल रही थीं, जैसे वो अपनी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल कर रहा हो। उसने ऊपर से एक जोरदार हमला किया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। उस झटके से काजिन को पीछे हटना पड़ा। काजिन की आंखों के सामने धुंध छा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक आसमान से डेविन एक काले धूमकेतु की तरह उस पर झपटा। डेविन का चेहरा साए में छिपा था और वो किसी यमराज की तरह आखिरी वार करने के लिए तैयार था। दोनों के बीच एक जबरदस्त टक्कर हुई, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। तभी कोई चिल्लाया, काजिन! पूरे अरीना में एक भयानक बैंगनी धमाका हुआ, जिससे दर्शकों के बैठने की जगह तक हिल गई। लोग फटी आंखों से देखते रह गए। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। भीड़ में से आवाजें आने लगीं। विश्वास नहीं होता, एक हाथ वाले डेविन ने स्टॉर्म स्वॉर्ड काजिन को हरा दिया। डेविन, जो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था, उसने याद किया कि आज से पहले वो आधिकारिक तौर पर 21 बार काजिन से लड़ा था और हर बार हारा था। आज 29 साल की उम्र में आखिरकार उसने अपने जन्म जन्म के दुश्मन को धूल चटा दी थी। उसे वो दिन याद आए जब लोग उसे बेवकूफ और बिना टैलेंट वाला लूजर कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। पर आज वो विजेता था। स्टेडियम डेविन के नाम से गूंज उठा। डेविन ने अपनी तलवार काजिन की गर्दन पर टिका दी और पूछा, तुझे क्या लगा था तू कब तक मुझसे ज्यादा ताकतवर बना रहेगा? काजिन पसीने से तरबतर और पागलों की तरह चीखने लगा, मैं तुझ जैसे लूजर से हारना कभी स्वीकार नहीं कर सकता। डेविन को फिर से अपनी मां की वो कड़वी बातें याद आईं। काश तू काजिन होता। अपने बाप की वो हसरत याद आई, मेरा बेटा काजिन जैसा क्यों नहीं है? काजिन ने नफरत से थूका और कहा, अगर मैं तेरी जगह होता तो ऐसी घटिया जिंदगी कभी नहीं जीता। डेविन ने शांति से जवाब दिया, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अय्याशी के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों की मदद के लिए करता। डेविन ये कहकर जैसे ही पलटा, उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, पर तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। नीच काजिन ने हार बर्दाश्त नहीं की और पीछे से डेविन की छाती के आर पार अपनी तलवार उतार दी। लोग ये धोखा देखकर सिहर गए। शोर मच गया। काजिन ने पीठ में छुरा घूंप दिया। खून की उल्टियां करते हुए डेविन ने कड़वाहट से कहा, तू हारने के बाद भी कितना गिरा हुआ और नीच है काजिन। दर्द इतना था कि डेविन समझ गया कि ये घाव जानलेवा है। उसने गौर किया कि वो तलवार साधारण नहीं थी, वो समायोन खानदान की पवित्र तलवार थी, एंटी डीमन मैना से भरी हुई। अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। फिर भी एक खून से सनी मुस्कान के साथ डेविन बोला, इतिहास अब तुझे ही असली लूजर के तौर पर याद रखेगा।
जब डेविन की आंख खुली तो वो एक अंधेरी काल कोठरी में था, जहां मशालें जल रही थीं। वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था, जख्मी और बेहाल। उसे लगा शायद वो मर चुका है। उसने सोचा, क्या ये नरक है? तभी एक विशालकाय जल्लाद जैसा नकाबपोश आदमी सामने आया और डरावनी आवाज में बोला, नरक। उसने डेविन को बताया कि तू खुशकिस्मत है कि मशहूर सेंट राइला उस वक्त अरीना में मौजूद थीं। डेविन हैरान रह गया। जल्लाद ने आगे बताया कि उस नेक सेंट ने अपनी शक्तियों से डेविन के उस गंदे और मरते हुए शरीर को ठीक कर दिया। डेविन को समझ आया कि वो जिंदा तो है, पर उसका पूरा शरीर टूटा हुआ और बेकार महसूस हो रहा है। तभी उस नकाबपोश ने एक अजीब सवाल पूछा, क्या तूने शैतान के साथ कोई सौदा किया है? डेविन हक्का बक्का रह गया। ये क्या बकवास है? नकाबपोश ने जोर देते हुए कहा, तो जैसे मामूली इंसान के लिए काजिन को हराना बिना शैतान की मदद के मुमकिन नहीं है। और सुन, तेरे माँ बाप ने भी मान लिया है कि तूने शैतान से हाथ मिलाया है। डेविन की आंखों के सामने उसके माता पिता का चेहरा घूम गया, वही चेहरा जिन्होंने उसे एक बार फिर मौत के मुंह में धकेल दिया था। वो कड़वाहट से हंसा और बोला, तो अब ये खेल चल रहा है। जल्लाद ने इल्जाम लगाया कि डेविन के घर से काला जादू करने का सामान मिला है और उस पर 300 बच्चों की बलि देने का झूठा आरोप लगा दिया गया। उसने बड़े गर्व से कहा, काजिन ने तो समायन खानदान की इज्जत बचाने के लिए तुझे पीठ में छुरा घोंपा था। वो तो एक ट्रैजिक हीरो है जिसने भारी मन से अपने भाई पर वार किया। डेविन सब समझ गया। उसने मैदान में काजिन को तो हरा दिया था, पर वो पूरे समायन खानदान से हार गया था। सजा सुनाई गई। डेविन के शरीर का सारा माना हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा और वो पूरी जिंदगी काल कोठरी में सड़ेगा। उसके शरीर की नसें, टेंडन्स काट दी गईं और भारी जंजीरों से बांधकर उसे कचरे की तरह जेल के एक कोने में फेंक दिया गया। जिंदगी और मौत के बीच वक्त बीतता गया। एक दिन काजिन खुद उस काल कोठरी में आया। उसकी क्रूर मुस्कान अभी भी वैसी ही थी। उसने डेविन की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, ये हालत तुझ पर बहुत फब रही है। काजिन ने शेखी बघारते हुए बताया कि अब दुनिया उसे स्वॉर्ड एम्परर, तलवारों का शहंशाह मानती है। उसने झुककर डेविन के कान में कहा, शुक्रिया मेरे भाई, तेरी इस कुर्बानी ने ही तो मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया है। काजिन के जाने के बाद डेविन का खाना पीना भी बंद कर दिया गया। सालों बीत गए। अब डेविन के बाल बढ़ चुके थे, हड्डियां निकल आई थीं। भूख और तड़प इतनी ज्यादा थी कि उसने भूख मिटाने के लिए अपने ही हाथ को दांतों से काट लिया। अपने हाथ पर खून के निशान देखकर उसने सोचा, काश मैं उसी दिन मर जाता जब मैंने काजिन को हराया था। कम से कम वो एक इज्जत की मौत तो होती। ठंडे फर्श पर पड़े पड़े उसे मौत करीब महसूस होने लगी। उसने सोचा, क्या होता अगर मैं बिना दाहिने हाथ के पैदा ना हुआ होता? क्या होता अगर मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते? मरते हुए उसने सपना देखा कि उसकी माँ उसे गले लगा रही है, पर आखिरी वक्त में भी उसके अंदर से एक ही आवाज आई, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। अंधेरे में पानी की एक बूंद गिरी। सन्नाटे को चीरती हुई एक रोशनी दिखाई दी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तू अभी नहीं मरेगा। उस ठंडी और अंधेरी काल कोठरी के मुकाबले ये जगह किसी जन्नत जैसी थी। ताज़ी हवा और चारों तरफ रोशनी। नैरेटर, जो अब विंसेंट के शरीर में है, उसे लगा कि शायद मरते वक्त भगवान ने उसे ये खूबसूरत सपना तोहफे में दिया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पास उसका दाहिना हाथ वापस आ गया था। तभी वो सुनहरा आदमी गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने विंसेंट का हाथ जोर से पकड़ा और उसे अपनी माना की शक्ति से दर्द देने लगा। विंसेंट को तुरंत समझ आ गया कि ये एक माना बेस्ड हमला है। विंसेंट के चारों तरफ नीली ऊर्जा चमकने लगी। उसे अपनी पिछली जिंदगी की वो सारी तकनीकें याद आ गईं। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे झटके से पीछे धकेल दिया। वो आदमी हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। विंसेंट खुद हैरान था। सिर्फ एक हल्के से धक्के से ये इतनी दूर जा गिरा। इसका माना कंट्रोल तो अच्छा है, पर शरीर कितना सुस्त है। उसने मजाक उड़ाते हुए और थोड़ा अनजान बनते हुए कहा, अरे सॉरी अंकल, वो गलती से हाथ फिसल गया था। वो आदमी जमीन से उठा, बेइज्जती से लाल पीला हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, तू मेन फैमिली का है तो क्या हुआ, इतना घमंड? देख लेना, मेरा बेटा तुझे आने वाली मेन वर्सेस ब्रांच फैमिली की जंग में मसल कर रख देगा। विंसेंट को उस आदमी में अपने पुराने बाप की झलक दिखाई दी। वही जुनून, वही नफरत और अपने बड़े भाई यानी कि चाचा को हराने की सनक। उसे याद आया कि कैसे उसके पिछले बाप ने अपनी अधूरी ख्वाहिशें उस पर थोप दी थीं।
वो आदमी वहां से ये धमकी देकर चला गया, मेरी बेइज्जती याद रखना विंसेंट, असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड्स में तेरा हिसाब होगा। उस शानदार कमरे में विंसेंट अकेला खड़ा था। उसने राहत की सांस ली, पर अब उसे शक होने लगा था कि ये सपना नहीं है। तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ और पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। उसे पता चला कि जिस विंसेंट के शरीर में वो है, उसकी कहानी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी। उसका बाप एडन कागा उसे घास तक नहीं डालता था। घर के नौकर और दूसरे बच्चे उसे बलि का बकरा समझते थे और खूब सताते थे। यहां तक कि उसका सबसे छोटा भाई लुआ भी उसे मारता पीटता था। वो समझ गया कि समयून खानदान का एक हाथ वाला डेविन अब अडीना खानदान के बेकार समझे जाने वाले विंसेंट के रूप में दोबारा पैदा हुआ है। उसे अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसे पढ़कर उसका दिल बैठ गया। असली विंसेंट अपनी जिंदगी से नफरत करता था, भाई बहनों से जलता था और रोज मौत की दुआ मांगता था। नैरेटर ने सोचा, शायद ये किस्मत का खेल है। डेविन जीना चाहता था और विंसेंट मरना चाहता था। शायद इसीलिए एक गायब हो गया और दूसरा उसकी जगह आ गया। अभी वो इन ख्यालों में खोया ही था कि उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे लगा कोई फुसफुसाया है। उसने अपनी आवाज को कड़क किया और अंधेरे की तरफ देखकर चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। डेविन के चिल्लाते ही एक मजाकिया और तंज भरी आवाज गूंजी। आवाज ने उसे नादान और बेवकूफ कहा। डेविन को लगा शायद कोई शैतान उसे बहका रहा है, पर तभी उस आवाज ने एक बड़ा खुलासा किया, मैं इस शरीर का असली मालिक हूं। डेविन सन्न रह गया। उसके सामने तितलियों से घिरा एक रूहानी साया उभरा। उसने कन्फर्म किया कि वो कभी विंसेंट था, पर अब वो अपना शरीर त्याग चुका है और उसका कोई नाम नहीं है। उसने कहा, अब से मुझे जूलियन बुलाना। डेविन ने हैरानी से पूछा, तुम तो मर चुके होने चाहिए थे, फिर ये सब क्या है? जूलियन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो तुम देख रहे हो वो एक डिवाइन रेवलेशन है, ईश्वरीय संदेश। डेविन को याद आया कि ये संदेश सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जिन पर देवताओं की खास कृपा होती है। तो क्या तुम एक देवता हो? जूलियन ने गर्व से कहा, हां, पर अभी मैं सिर्फ एक छोटा मोटा देवता हूं। मुझे असली भगवान बनने के लिए बहुत सारे बड़े कारनामे, अचीवमेंट्स करने होंगे, और मेरा मकसद वही है। डेविन ने काफ कह दिया, देख भाई, तेरी क्या सिचुएशन है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे नई जिंदगी मिली है और मैं इसे अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, किसी भूत की गुलामी करने के लिए नहीं। जूलियन ने चेतावनी दी, मेरी रूहानी ताकत बहुत कम है। अगर मैं पूरी तरह गायब हो गया तो तेरा ये उधार का शरीर भी दम तोड़ देगा। डेविन को लगा ये महज एक खोखली धमकी है। उसने अपने शरीर को देखते हुए कहा, यह शरीर तो एकदम तंदुरुस्त लग रहा है, ये इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने डेविन को खौफ से भर दिया। जूलियन ने उसे अपनी कमजोरी का एहसास कराने के लिए फर्श पर पटक दिया। डेविन का शरीर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जूलियन ने कहा, तू वाकई बहुत भोला है। चल अब मैं तुझे अपनी असली यादें दिखाता हूं। अचानक हजारों तितलियां डेविन के चारों तरफ मंडराने लगीं और यादों का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। यादों में डेविन ने देखा कि कैसे लोग विंसेंट को कचरा कहते थे और उसे बेरहमी से पैरों तले कुचलते थे। पर एक चीज बहुत अजीब थी, पिटते हुए भी विंसेंट के चेहरे पर डर नहीं बल्कि कुछ और ही था। विंसेंट कभी बुज़दिल था ही नहीं, वो तो बस एक नाटक कर रहा था। वो बरसों से अपने खानदान से बदला लेने की तैयारी कर रहा था। 13 साल के एक बच्चे के दिमाग में इतनी बेरहमी और इतना खतरनाक प्लान देखकर डेविन दंग रह गया। जूलियन ने शान से पूछा, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मुझे ये सब नाटक इसलिए करना पड़ा ताकि मैं अपने परिवार की नज़रों से बचकर फॉरबिडन अपोस्टल पर रिसर्च कर सकूं। अब बता, क्या तू मेरी बात सुनने को तैयार है? इसमें तेरा भी फायदा है। डेविन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने सुनने की हामी भर दी। जूलियन ने बात शुरू की, क्या तुमने कभी आर्क डीमन डेविन और हीरो किंग काय का नाम सुना है? ये नाम सुनते ही डेविन के होश उड़ गए। जैसे ही जूलियन ने आर्क डीमन डेविन और हीरो किंग काजन का नाम लिया, डेविन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, क्या बकवास कर रहे हो? जूलियन ने बड़े आराम से समझाना शुरू किया, ये 500 साल पुरानी बात है। इतिहास कहता है कि एक हाथ वाले तलवारबाज डेविन ने सैम्योन की जेल से भागकर राक्षसों से सौदा किया और हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया। इसीलिए उसे दुनिया का सबसे बड़ा शैतान, ग्रेट डीमन माना गया है। डेविन सन्न रह गया। 500 साल? इसका मतलब मैं भविष्य में आ गया हूं? उसे यकीन नहीं हो रहा था।
जूलियन ने चुटकी लेते हुए कहा, अजीब इत्तेफाक है ना, आज भी सैम्योन खानदान में डेविन और काजिन नाम के 2 लोग थे। डेविन गुस्से से तमतमा उठा। उसे अपनी वो मौत याद आई, अकेले, भूखे और जंजीरों में जकड़े हुए। झूठ, सब सफेद झूठ है। उन सैम्योन वालों ने इतिहास को अपनी सहूलियत से बदल दिया। जूलियन ने मजे लेते हुए एक और बम फोड़ा। इतिहास तो ये भी कहता है कि हीरो किंग काजिन अपने भाई डेविन से बहुत प्यार करता था। उनका रिश्ता एकदम फिल्मी और गहरा था। बकवास बंद करो, डेविन दहाड़ा। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जूलियन हैरान रह गया। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुम वाकई उस जमाने के डेविन हो? जब डेविन ने हां कहा तो जूलियन हंसने लगा। भाई, तुम तो बड़े प्राचीन निकले। वैसे भी इतिहास वही लिखता है जो जंग जीतता है। जूलियन ने आगे बताया कि कैसे हीरो किंग काजिन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त सन स्वॉर्ड एम्परर के साथ मिलकर उस शैतान डेविन को हराया था। ये सन स्वॉर्ड एम्परर कौन है? डेविन ने पूछा। जूलियन ने जवाब दिया, वो आर्सेलॉन था, एडिना खानदान का सबसे पहला पूर्वज पेट्रियार्क। नाम सुनते ही डेविन की आंखों के सामने एक छोटे से बच्चे की तस्वीर आ गई। वो नाक बहने वाला छोटा आर्सेलॉन जो डेविन के पीछे पीछे घूमता था और कहता था, गुरुजी, मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा बनूंगा। डेविन को याद आया कि उसने आर्सेलॉन को अपना दोस्त और शागिर्द माना था। यहां तक कि जब डेविन जेल में था तब आर्सेलॉन उससे मिलने आया था और रोते हुए कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया के सामने आपकी सच्चाई ला कर रहूंगा। ये ताकतवर लोग सच को दबा नहीं सकते। पर डेविन ने कड़वाहट से सोचा, उस कसम के बाद आर्सेलॉन कभी दोबारा मिलने नहीं आया। जूलियन ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, आर्सेलॉन ने अपने वंशजों के लिए एक मिशन छोड़ा है और वो मिशन ये है कि हमें सैम्योन खानदान को धूल चटानी है और उस 500 साल पुराने राज से पर्दा उठाना है। डेविन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि आर्सेलॉन ने अपना वादा भुलाया नहीं था, बल्कि उसे पूरा करने की नींव रखी थी। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, डेविन ने फैसला किया। डेविन समझ गया कि ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। आर्सेलॉन ने अपना घर-बार छोड़कर एडिना खानदान की नींव ही इसलिए रखी थी ताकि वो अपने गुरु यानी डेविन के नाम पर लगी कालिख को धो सके। तो ये मेरा नसीब है कि मैं इसी घर में दोबारा पैदा हुआ हूं, डेविन ने मन ही मन सोचा। जूलियन ने एक डील ऑफर की, अगर तुम एडिना खानदान का ये मिशन पूरा कर देते हो तो ये शरीर पूरी तरह तुम्हारा होगा और तुम्हें दैवीय आशीर्वाद भी मिलेगा। डेविन ने उसकी चिकनी चुपड़ी बातों को अनसुना किया और दीवार पर टंगी तलवार उतार ली। तलवार से एक चमकदार माना की रोशनी निकली। उसने कसम खाई, आर्सेलॉन, मैं तेरा मिशन आगे बढ़ाऊंगा और उस सैम्योन खानदान को मिट्टी में मिटा दूंगा जिसने मुझे धोखा दिया था। डेविन और जूलियन महल से बाहर निकले। जूलियन उसे बार बार बूढ़ा कहकर चिढ़ा रहा था। डेविन चिढ़कर बोला, मुझे ओल्ड मैन कहना बंद कर, और सुन, तेरा वो मिशन क्या था? मैं तो भूल गया, शायद बुढ़ापे का असर है। दोनों आपस में नोक-झोंक कर ही रहे थे कि तभी तलवारों के टकराने की आवाज आई, खटाक। सामने मैदान में सैनिक ट्रेनिंग कर रहे थे। डेविन मुस्कुराया, देखता हूं 500 सालों में ये दुनिया कितनी बदली है और काजिन की औलादें कितनी ताकतवर हुई हैं। पर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसे अपना शरीर पत्थर जैसा भारी महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। डेविन ने तुरंत ध्यान लगाया और अपने अंदर माना दौड़ाया। उसे एहसास हुआ कि ये शरीर इतना कमजोर है कि बिना लगातार माना कंट्रोल के ये चल भी नहीं सकता। पर तभी उसे अपने शरीर के अंदर एक बहुत ही अजीब और ताकतवर ऊर्जा महसूस हुई। उसने चिल्लाकर जूलियन को बुलाया। जूलियन पजामे में जमाई लेते हुए आया। क्या हुआ भाई, अब क्या आफत आ गई? डेविन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। बेवकूफ, तूने कभी तलवारबाजी क्यों नहीं सीखी? जूलियन डरते हुए बोला, अरे भाई, मैं पैदा ही अपंग हुआ था, मेरा शरीर साथ ही नहीं देता था। डेविन दहाड़ा, पागल, तुझे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि तेरे पास हेवनली एक्सोस्केलेटन है। तुझे पता भी है ये क्या है? जब जूलियन में नासमझी में सिर हिलाया तो डेविन ने समझाना शुरू किया। आम इंसान अपना माना सिर्फ अपने दिल में जमा करता है, पर जिसके पास ये हेवनली एक्सोस्केलेटन होता है वो अपनी हड्डियों के अंदर भी माना स्टोर कर सकता है। इसका मतलब है तेरे पास अनलिमिटेड पावर है जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं। जूलियन फटी आंखों से अपनी हड्डियां देखने लगा। क्या मेरी हड्डियों में माना है? डेविन ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि इस बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तैयार हो जा, क्योंकि अब विंसेंट का नाम पूरी दुनिया में गूंजने वाला है।
डेविन को जब पता चला कि काजिन के पास भी वही हेवनली एक्सोस्केलेटन था तो वो दंग रह गया। जिस शरीर और किस्मत से वो पूरी जिंदगी जलता रहा, आज किस्मत ने उसे वही शरीर तोहफे में दे दिया था। कितनी अजीब बात है, उसने सोचा। जिस ताकत को पाने के लिए मैंने अपनी पहली जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वो आज मेरे पास है। लेकिन 500 साल बाद की ये दुनिया बहुत बदल चुकी थी। जूलियन यानी आत्मा ने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, इमेजरी। जब डेविन ने पूछा कि ये क्या बला है, तो जूलियन सिर पीटते हुए बोला, भाई तुम वाकई बहुत पुराने जमाने के हो। आजकल लोग माना को दिल में नहीं बल्कि दिमाग में एक काल्पनिक जगह इमेजरी बनाकर वहां स्टोर करते हैं। डेविन सन्न रह गया। उसके जमाने में माना सीधा दिल में जमा होता था। जूलियन ने बताया कि अब इसी इमेजरी की संख्या से योद्धा की ताकत मापी जाती है। 1 स्टार, 2 स्टार, और दिल में माना जमा करने का तरीका तो लोग बरसों पहले भूल चुके हैं। डेविन समझ गया कि लोगों ने दिल में माना रखना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो खतरनाक था। जरा सी चूक हुई और दिल किसी बम की तरह फट जाता था। पर डेविन तो पुराना खिलाड़ी था। उसने जूलियन की चीख पुकार को अनसुना किया और अपना सारा माना सीधा अपने दिल यानी हार्ट की तरफ मोड़ दिया। जूलियन घबरा कर चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? मरना है क्या? डेविन ने कड़क आवाज में कहा, असली योद्धा वही है जो मौत से खेलता है। उस एक हाथ वाले डेविन ने भी इसी रास्ते से ताकत हासिल की थी। जब जूलियन ने उसे माना फ्लो के नए फॉर्मूले सिखाने चाहे तो डेविन हंस पड़ा। फॉर्मूला? मेरे जमाने में हम अपनी अंतरात्मा यानी इंस्टिंक्ट से माना को रास्ता दिखाते थे। जूलियन ने डरे हुए पूछा, पर इसमें तो आधे लोग मर जाते होंगे। डेविन ने बड़े मजे से जवाब दिया, इसका मतलब ये भी तो है कि आधे लोग जिंदा बच जाते थे। रात के अंधेरे में हवेली एकदम शांत थी, पर विंसेंट के कमरे में एक गंभीर सच्चाई सामने आई। विंसेंट का ये शरीर 13 सालों से माना के लिए तरस रहा था। इसकी हालत अंदर से बहुत खराब थी। जूलियन ने बड़े दुख के साथ बताया, अगर तुम दिन रात मेडिटेशन भी करो तो भी ये शरीर सिर्फ 10 साल और झेल पाएगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। डेविन उन 10 सालों की याद करके आज भी कांप उठता है जो उसने जेल में भूखे प्यासे बिताए थे। वो 10 साल किसी सदियों जैसे लंबे थे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर से एक नौकर चिल्लाया, छोटे मालिक, अंदर क्या गुल खिला रहे हो? ये विल्सन था। जैसे ही वो कमरे में घुसा, कमरे की हालत देखकर दंग रह गया। ये क्या कचरा मचा रखा है आपने? उसने बड़े बदतमीज लहजे में पूछा। विंसन यानी डेविन धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपनी यादों में टटोला, यही वो शख्स था जिसे असली विंसेंट 3 साल के अंदर जान से मारना चाहता था। डेविन ने सोचा, अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, सीधा एक्शन लेने का वक्त है। उसने कड़क आवाज में हुक्म दिया, विल्सन, जाओ मेरे लिए साफ कपड़े लाओ और इस कमरे की सफाई करो। विल्सन हक्का बक्का रह गया। ये वही डरपोक लड़का था। उसने शक जताते हुए पूछा, क्या आप पागल हो गए हैं या कोई काला जादू सीख रहे हैं? मैं आपकी रिपोर्ट बड़े अधिकारियों से कर दूंगा। विंसन हंसा और बोला, विल्सन, तुम्हारी जुबान तो तमीज वाली है पर हरकतें बिल्कुल जाहिलों जैसी। तुम एक नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक। सफाई करना और मेरी सेवा करना तुम्हारा काम है, चाहे काम आज थोड़ा ज्यादा ही क्यों ना हो। जब विल्सन ने साफ मना कर दिया तो विंसन ने एक चाल चली। उसने शांति से कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद ग्रैंड चैम्बरलिन यानी बड़े मुंशी के पास जाता हूं और उन्हें बताता हूं कि मेरा नौकर काम करने से इनकार कर रहा है। ये सुनते ही विल्सन के पसीने छूट गए। उसे अपनी नौकरी और खाल बचानी थी। वो तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कपड़े लेने भागा और कमरा साफ करने का वादा किया। रास्ते में जाते हुए विल्सन ने मन ही मन सोचा कि शायद इसे यहां जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए भेजा गया है। तभी जूलियन यानी आत्मा प्रकट हुआ और बोला, डेविन, तुम्हें पता है ये विल्सन पहले एक गैंग का मेंबर था और उसने कई लोगों की जान ली है। हमें इससे बचकर रहना चाहिए। विंसन जोर से हंसा। जूलियन, असली कातिलों की एक अलग ही ऑरा यानी आभा होती है। इस विल्सन के पास वैसी कोई चमक नहीं है। ये तो बस एक डरपोक इंसान है जो पुरानी कहानियों का सहारा लेकर अपनी हेकड़ी दिखाता है। जब जूलियन ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता, तो विंसेंट ने एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैंने खुद वैसी जिंदगी जी है। जूलियन सिहर उठा। उसे डर लगने लगा कि उसने किसी स्पिरिट किंग को नहीं बल्कि उससे भी किसी बहुत डरावनी चीज को बुला लिया है। थोड़ी देर बाद विल्सन वापस आया। विंसन अब साफ सुथरे कपड़ों में एकदम नया इंसान लग रहा था। विल्सन को लगा कि शायद विंसन फिर से वही पुराना डरपोक लड़का बन गया है, क्योंकि वो अब शांति से बात कर रहा था। पर तभी विंसन ने अपना अगला हुक्म सुनाया, विल्सन,
जाओ और मेरे लिए 1 मीटर लंबी एक लकड़ी की तलवार लेकर आओ। विल्सन ने फिर से तेवर दिखाते हुए पूछा, और अगर मैं मना कर दूं तो? विंसन मुस्कुराया और बोला, तो मैं खुद स्टोर रूम चला जाऊंगा। बस सोच रहा हूं कि वहां की गार्ड्स, जो खानदान के प्रति वफादार एलीट योद्धा हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मेरा नौकर मेरा कहा क्यों नहीं मान रहा। विल्सन डर के मारे पीछे से विंसन को रोकने के लिए झपटा, पर विंसन की इंस्टिंक्ट, उसने पलक झपकते ही विल्सन को अपने कंधे के ऊपर से घुमाकर जमीन पर पटक दिया। विल्सन का हाथ मरोड़ते हुए विंसन ने ठंडी आवाज में कहा, सॉरी यार, पीछे से वार करने वालों के साथ मेरी कुछ पुरानी और कड़वी यादें जुड़ी हैं, आगे से ख्याल रखना। विल्सन दर्द से कराह उठा, लेकिन अंदर से विंसन की हालत भी खराब की। इस जरा सी हरकत ने उसके कमजोर शरीर को तोड़कर रख दिया था। विल्सन ने गुस्से में माना इकट्ठा किया, पर जैसे ही उसने विंसन की लाल चमकती आंखें देखीं, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बड़बड़ाता हुआ तलवार लेने भाग खड़ा हुआ। विल्सन तलवार लेकर वापस आया तो उसने उसे चिढ़ाने के लिए जमीन पर फेंक दिया। विंसन ने गुस्सा करने के बजाय शांति से एक हाथ वाले आदमी की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिसका अंत बहुत दर्दनाक हुआ था। कहानी सुनते सुनते विल्सन इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने खुद झुककर तलवार विंसन के हाथ में दी। नौकर के जाने के बाद विंसन ने ट्रेनिंग शुरू की। सड़ाक सड़ाक की आवाजें गूंजने लगीं, पर कुछ ही देर में वो हाँफने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये शरीर वाकई बहुत कमजोर है, पर तलवार पकड़ने का वो पुराना एहसास उसे सुकून दे रहा था। उसने मुस्कुराकर सोचा, मैं पैदा ही एक योद्धा बनने के लिए हुआ हूं। ट्रेनिंग के बीच में ही एक तलवार की जोरदार टक्कर हुई। सामने लाल कवच यानी रेड आर्मर पहने एक सुनहरा लड़का खड़ा था। उसने हिकारत से कहा, माना इतना कमजोर था कि मुझे लगा यहां कोई है ही नहीं, तो तुम ही वो बेकार विंसन हो? ये रेवन एडेना था। जूलियन यानी आत्मा ने तुरंत आगाह किया, सावधान डेविन, ये वही लड़का है जिसके बाप से तुम अभी मिले थे। ये 13 साल की उम्र में अपनी पूरी लाइन का सबसे बेहतरीन योद्धा है और यहां तुम्हें चुनौती देने आया है। रेवन ने अपना पैर मजबूती से जमीन पर टिकाया। उसके शरीर से इंटेंट यानी लड़ाकू इरादा साफ झलक रहा था। वो असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड से पहले विंसन को धूल चटाना चाहता था। विंसन ने गहरी सांस ली और जूलियन से पूछा कि ये असेंबली क्या बला है। जूलियन ने गंभीर होकर बताया, ये कोई खेल नहीं, बल्कि ये खूनी टूर्नामेंट है जहां अडेना खानदान के बच्चे अपनी ताकत साबित करते हैं। यहां या तो तुम अपनी पहचान बनाते हो या फिर हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाते हो। रेवन की आंखों में चमक थी और विंसन की आंखों में 500 साल पुराना तजुर्बा। मैदान तैयार था। रेवन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, उम्मीद है जब असली तलवारें चलेंगी तो तुम कहीं छिपोगे नहीं? विंसन ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मुझे तलवारों से डर नहीं लगता। उसने आगे बढ़कर रेवन को तमीज का पाठ पढ़ाना शुरू किया। तुम एक योद्धा के नाम पर कलंक हो रेवन। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक रिश्तेदार का मजाक उड़ाना और पुतलों को तोड़ना बहादुरी नहीं है। लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। अपने बाप की बेइज्जती सुनकर रेवन पागल हो गया। जूलियन चिल्लाया, सावधान, ये 2 स्टार योद्धा है और इसके पास स्टील मैना की ताकत है। तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। पर विंसन यानी डेविन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी लकड़ी की तलवार को बड़े सधे हुए अंदाज में रेवन की तरफ ताना। उसके खड़े होने का तरीका और उसकी आंखों में 500 साल पुराना वो खौफनाक तजुर्बा था जिसने पूरे माहौल को भारी कर दिया। रेवन रुक गया। दिमाग कह रहा था कि विंसन के पास ना मैना है ना टैलेंट, पर उसकी रूह कह रही थी कि सामने खड़ा लड़का उसे किसी भी वक्त काट सकता है। विंसन ने आग में घी डालते हुए कहा, अगर एक लकड़ी की तलवार देखकर तुम्हारी हवा निकल रही है तो अखाड़े में खून कैसे बहाओगे? रेवन का धैर्य टूट गया। मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगा। चिल्लाते हुए वो विंसन पर झपटा। जूलियन डर के मारे चीखने लगा, पर विंसन टस से मस नहीं हुआ। उसे पता था कि क्या होने वाला है। ठीक उसी पल रेवन के अंगरक्षक बीच में कूद पड़े और उसे रोक लिया। रुको रेवन, तुम यहां वारिस पर हमला नहीं कर सकते। विंसन मन ही मन मुस्कुराया। यही उसका प्लान था। अंगरक्षकों ने समझाया कि अगर विंसन अभी जख्मी हो गया तो उसे अखाड़े से बचने का बहाना मिल जाएगा। रेवन को उसे सबके सामने हराना होगा। रेवन ने नफरत से विंसन को कायर कहा और वहां से चला गया। जूलियन ने बाद में विंसन को खूब डांटा। तुम पागल हो, अगर वो गार्ड्स नहीं आते तो तुम मारे जाते। विंसन ने लापरवाही से कहा, मैं बस एक बदतमीज बच्चे को मैनर्स सिखा रहा था। बाद में विंसन इस जमाने के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरी में पन्ने पलटने लगा। जूलियन अभी भी बड़बड़ा रहा था कि उसने किसी स्पिरिट किंग की जगह एक आफत को बुला लिया है।
तभी एक किताब के पन्ने पलटते हुए विंसेंट की उंगलियां रुक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस किताब में एक पोर्ट्रेट बनी थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि उसके। जूलियन ने डेविन को इमेज थियरी से आगे बढ़ाकर ब्लेसिंग्स और ट्रेट्स के बारे में बताना शुरू किया। जूलियन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि इस जमाने में ट्रेट्स असल में इंसानों के बनाए हुए आशीर्वाद हैं, जिन्हें ईश्वरीय शक्तियों को समझकर बनाया गया है। डेविन ये सुनकर दंग रह गया। इंसान देवताओं की शक्तियों की नकल कर रहे हैं? ये तो सीधे सीधे देवताओं का अपमान है। इसकी सजा जरूर मिलेगी। पर जूलियन ने बेपरवाही से कहा कि आत्माओं को पहले ही सजा मिल चुकी है, अब डरने की क्या बात है। उसने समझाया कि रेविन के पास स्टील मैन नाम का ट्रेट है, जो उसके शरीर को फौलाद जैसा मजबूत बना देता है, और इसकी ताकत जैसे जैसे बढ़ती है, उसका बचाव यानी डिफेंस और हमला और भी घातक होता जाता है। वक्त गुजरा और अकेडमी का मैदान विंसेंट का रोज का ठिकाना बन गया। वो अपनी लकड़ी की तलवार से हवा में जोरदार वार करता रहता। आसपास खड़े लोग उसका मजाक उड़ाते। देखो, बाएं हाथ से तलवार चला रहा है, 2 मिनट में इसकी सांस फूल जाती है, ये क्या खाक योद्धा बनेगा। तभी एक कड़क आवाज गूंजी, जरा संभल कर बात करो। ये व्हाइट स्वॉर्ड यूनिट के वाइस कमांडर मर्लिन थे। मर्लिन को देखकर गार्ड्स के पसीने छूट गए और वो माफी मांगकर वहां से भाग निकले। मर्लिन ने देखा कि विंसेंट बुरी तरह थक चुका है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। आम लोगों की नजरों में विंसेंट अडेना खानदान का कलंक था, जो बिना किसी माना के पागलों की तरह तलवार भांज रहा था। जूलियन ने घबरा कर कहा कि उन्हें कहीं अकेले में प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर विंसेंट ने साफ मना कर दिया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जगह ढूंढने में अपनी ताकत बर्बाद करूं। विंसेंट को याद आया कि जब वो एक हाथ वाला डेविन था, तब भी लोग उस पर ऐसे ही हंसते थे, पर उसने अपनी मेहनत से उन तालियों को जीत में बदल दिया था। मैं ये खेल दोबारा खेलूंगा, उसने खुद से वादा किया। मर्लिन आगे बढ़ा और उसने विंसेंट को एक एडवांस्ड रिकवरी पोशन दी। मर्लिन ने कहा, इसे पियो, ये तुम्हें और कड़ी ट्रेनिंग करने में मदद करेगी। जब विंसेंट ने पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, तो मर्लिन ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, शुरुआत में मैं भी तुम पर हंसा था, पर तुम्हारी ये तड़प और मेहनत देखकर मेरा मन बदल गया। जो योद्धा इतनी शिद्दत से अपनी मंजिल ढूंढ रहा हो, उसका मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक के पात्र हैं। विंसेंट को ये बात छू गई। उसने मन ही मन मर्लिन का नाम याद रखने की कसम खाई। मर्लिन के जाने के बाद उस पोशन की ताकत और अपने पक्के इरादे के साथ विंसेंट दोबारा ट्रेनिंग में जुट गया। अब उसके वार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तेज थे। धपाधप की आवाजों के साथ उसने प्रैक्टिस डमी के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। वो बीच बीच में दवा गटकता और बिना रुके घंटों तक वार करता रहता। उसे पता था कि वक्त कम है और उसे उस स्टील मैन वाले रेविन को अखाड़े में धूल चटानी है। पढ़ाई और ट्रेनिंग के बीच विंसेंट ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। फुटवर्क की प्रैक्टिस करते हुए उसने अपने शरीर के संतुलन को पहचाना। जैसे ही उसने कूल्हों को घुमाया, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल से माना का बहाव तेज हो गया है। विंसेंट की इंद्रियां इतनी तेज हो गईं कि उसे हवा में शक्ति की रेखाएं और बिंदु साफ दिखने लगे। उसने अपनी मानसिक आंखों में एक हाथ वाले डेविन की तकनीक को याद किया और बिजली की फुर्ती से एक वार किया। खटाक! लकड़ी की तलवार ने पुतले के सिर को इतनी सफाई से काटा जैसे वो असली फौलाद की तलवार हो। विंसेंट मुस्कुराया। उसका सिस्टम, उसकी थ्योरी अब मुकम्मल थी। उधर विल्सन का रोना खत्म नहीं हो रहा था। सुबह सुबह की ट्रेनिंग की वजह से उसे जल्दी उठना पड़ता था। उसने बदला लेने के लिए विंसेंट के नाश्ते में से आधा खाना चुरा लिया और बचा कुचा खाना उसके पास ले आया। विंसेंट ने एक नज़र खाने की प्लेट पर डाली, फिर विल्सन के चेहरे पर। विंसेंट ने शांति से कहा, अगर तुम्हें चोरी ही करनी थी तो कम से कम अपने मुंह पर लगा खाना तो पोंछ लेते। विल्सन हक्का बक्का रह गया। अगली बार ये हद पार मत करना। डर के मारे विल्सन फिर से अपनी पुरानी गैंगस्टर वाली कहानियां सुनाने लगा ताकि विंसेंट को डरा सके। विंसेंट ने खाते खाते ही टेलीपैथी के जरिए विल्सन से कहा, डर से राज करना आसान है विल्सन, पर वफादारी उससे नहीं मिलती। मैं अपनी ताकत काबू में रख रहा हूं। फिर उसने अपनी उंगलियों से एक कांटे को मोड़कर दिखाया और याद दिलाया कि अब उसके पास माना आ चुका है। उसने विल्सन को एक विकल्प दिया, या तो डर के मारे गुलाम बने रहो या फिर गर्व से विंसेंट एडेना के साथी बनो। चुनाव तुम्हारा है। विल्सन चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पहली बार विंसेंट के अंदर एक राजा वाली करिश्माई ताकत महसूस हुई।
ट्रेनिंग यार्ड में मैर्लिन टहल रहे थे। जब उनकी नज़र उस पुतले पर पड़ी जिसका सिर कटा हुआ था, तो उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने कटे हुए हिस्से को छू कर देखा। निशान इतना सटीक था जैसे किसी मास्टर तलवारबाज ने किया हो, पर यह तो लकड़ी की तलवार चला रहा था। मैर्लिन दंग रह गए। क्या कोई चंद दिनों में इतना बड़ा सुधार कर सकता है? मैर्लिन ने मन ही मन विंसेंट का नाम दोहराया। अब उनकी दिलचस्पी इस बेकार वारिस में और बढ़ गई थी। कमरे के अंदर जलियन, जो आत्मा थी, देख रही थी कि विल्सन अब कितनी तमीज से विंसेंट के कपड़े तह कर रहा है। जूलियन ने मजाक में पूछा, ये तो एकदम सुधर गया। वैसे डेविन, तुम ये कौन सी रहस्यमयी तकनीक सीख रहे हो? विंसेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। विंसन अपने नए कपड़ों को गौर से देख रहा था। अचानक उसने विल्सन से कहा, ये कपड़े लेवाई और कॉटन के मिश्रण से बने हैं। ये घटिया कपड़ा है जो मिट्टी को खराब करता है और एक रईस खानदान के वारिस के लायक तो बिल्कुल नहीं है। यही नहीं, विंसन ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि खानदान के बजट के हिसाब से खाने की क्वालिटी भी बहुत नीचे है। उसने जूलियन यानी आत्मा से कहा, इसका मतलब साफ है, महल के अंदर कोई बहुत बड़ी यानी पैसों की हेरा फेरी कर रहा है। विल्सन बेचारा चुपचाप कपड़े तह करता रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका मालिक इतनी बारीक बातें कैसे जान गया। विंसेंट समझ गया कि चोर विल्सन नहीं, बल्कि कोई ऊंचे ओहदे वाला इंसान है। दूसरी तरफ रेवन पागलों की तरह अपनी लकड़ी की तलवार भांज रहा था, जिससे आग जैसी ऊर्जा यानी फायरी एनर्जी निकल रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे विंसेंट की मौजूदगी महसूस हुई। विंसेंट की आवाज गूंजी, क्या अब भी लकड़ी की तलवार से डर लग रहा है? रेवन शर्मिंदगी से लाल हो गया और चिल्लाया, मैं नहीं डरता। बाद में रेवन के बाप ने कमरे में आकर उसे याद दिलाया कि असेंबली ऑफ ट्रू सोर्ड्स आ रही है। बाप ने रेवन का कसकर पकड़ लिया और पागलों की तरह चिल्लाया, हमें इस गरीबी और गुमनामी से बाहर निकलना है। तुम्हें उस विंसेंट को हराना ही होगा। तुम्हें मेन फैमिली का तख्ता पलट देना है। रेवन ने हाँ तो कह दी, पर उसे एहसास हो गया कि उसका बाप अब पागलपन की हद तक जुनूनी हो चुका है। उधर जूलियन यानी आत्मा ने अखाड़े में हिस्सा लेने वाले हर एक योद्धा की पूरी कुंडली यानी डॉसिया तैयार कर ली थी। उनकी ताकत, उनकी कमजोरी और उनकी बुरी आदतें, सब कुछ उस रिकॉर्ड में था। विंसेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कमाल कर दिया जूलियन। विंसेंट का प्लान एकदम सेट था। उसे चैंपियन बनकर वो मिरेकल स्टोन, जिसे खाते ही शरीर और माना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। विंसेंट ने कहा, अगर मैं इतनी तैयारी के बाद भी हार गया तो एक योद्धा के तौर पर मुझ पर लानत है। उसने जूलियन को भरोसा दिलाया कि वो उसे एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाएगा जिसे दुनिया याद रखेगी। विंसेंट ने घंटी बजाकर विल्सन को बुलाया। विल्सन हांफता हुआ आया। हुक्म कीजिए मालिक। विंसेंट ने उसे एक लिखित संदेश दिया और उसे ग्रैंड चेंबरलिन रेल्सा के पास भेजने का आदेश दिया। विल्सन डरा सहमा रेल्सा के दफ्तर पहुंचा। रेल्सा महल की बहुत सख्त और रसूखदार अधिकारी थीं। जब विल्सन ने दरवाजा खटखटाया तो रेल्सा ने अपनी कलम रोकी और उसे अपनी तीखी नजरों से घूरा। रेल्सा ने कड़क आवाज में कहा, बोलो, क्या काम है? विल्सन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। विल्सन जब ग्रैंड चैंबरलिन रेल्सा के सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा कि वो किसी पहाड़ के सामने खड़ा है। एक 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की आभा इतनी खतरनाक थी कि विल्सन के पसीने छूट रहे थे। उसने कांपती आवाज में विंसेंट का संदेश दिया, छोटे मालिक चाहते हैं कि फैमिली हेड यानी खानदान के मुखिया इस बार खुद अखाड़े में आकर मुकाबला देखें। रेल्सा पहले तो हंसी। उसे लगा विंसेंट अपनी बुजदिली दिखाने के लिए बाप को बुला रहा है, पर जैसे ही विल्सन ने विंसेंट की अगली लाइन बोली, जो नामुमकिन है उसे मुमकिन बनाओ, रेल्सा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि विंसेंट को उसके पैसों की हेरा फेरी यानी एम्बेजलमेंट का पता चल चुका है। विंसेंट खुद नहीं आया ताकि वो अपनी अथॉरिटी दिखा सके और रेल्सा को मजबूर कर सके। रेल्सा मुस्कुराई, तो लड़के ने आखिरकार मेरी कमजोरी पकड़ ही ली। उधर अडीना खानदान के मुखिया यानी द पेट्रियार्क अपनी साधना में लीन थे। उनकी नंगी पीठ पर उभरी मांसपेशियां और उनके चारों तरफ घूमती ऊर्जा उनकी भयानक ताकत का सबूत थीं। रेल्सा ने जाकर जब उन्हें विंसेंट का न्योता दिया तो वो ठहाका मारकर हंसे। वो बेकार लड़का और मुझे बुला रहा है? क्या वो इतना काबिल है कि खानदान के वारिस होने की बात करे? तब रेल्सा ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो घुटनों के बल बैठ गई और बोली,
अगर विंसन इस अखाड़े में खुद को साबित नहीं कर पाया तो मैं अपना सिर कलम करने के लिए तैयार हूं। मुखिया चौंक गए। तुम एक मामूली लड़के के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही हो, क्यों? रेलसा ने सच कबूल किया कि विंसन ने उसे ब्लैकमेल किया है। उसने बताया कि उसने जो पैसे चुराए थे वो असल में विंसन के भविष्य के लिए ही जमा किए थे। मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, ये चाल बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसकी मां सरवाना चलती थीं, बिना अपनी इज्जत खोए दूसरों को झुका देना। दिलचस्पी बढ़ गई थी। मुखिया ने फैसला सुनाया, ठीक है, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि उस लड़के में मेरी बीवी का खून कितना उबाल मार रहा है। आखिरकार असेंबली ऑफ ट्रू स्वर्ड्स का दिन आ गया। पूरा मैदान लोगों की चीखों और शोर से गूंज रहा था। रीवन भारी कवच और मजबूत तलवार लेकर मैदान में उतरा। उसकी आंखों में आग थी। उसने कसम खाई, आज उस विंसन का अंत निश्चित है। जैसे ही रीवन की नजर ऊंचे चबूतरे पर पड़ी, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वहां खानदान के सबसे बड़े लोग मौजूद थे। शायद मुखिया मेरी जैसी उभरती हुई प्रतिभा को देखने आए हैं। आज मैं अपनी ऐसी जीत दिखाऊंगा कि वो देखते रह जाएंगे। शंख बजा और अखाड़े की जंग शुरू हुई। रेवन किसी जंगली जानवर की तरह अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसके सामने जो भी आता वो अपनी स्टील मैन शक्ति से उसे हवा में उड़ा देता। मर जाओ, चिल्लाते हुए उसने एक जोरदार वार किया जिससे सामने वाले की ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दर्शकों में शोर मच गया। एक कोलैटरल का लड़का पहली बार ये मुकाबला जीत सकता है। गलियारे में खड़ा विंसन यानी डेविन शांति से ये सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, 500 साल पहले के हिसाब से ये बच्चे जीनियस तो हैं, पर इनकी कला में गहराई नहीं है। ये तो बस रटी रटाई किताबी चाले चल रहे हैं, जैसे कोई कठपुतली नाच रही हो। जब रेवन ने जीत के बाद विंसन की तरफ इशारा किया तो विंसन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जल्दी ऊपर आ रेवन, क्योंकि मैं यहां से भागने नहीं बल्कि तेरा घमंड तोड़ने आया हूं। रेफरी, जैसे ही व्हाइट सॉर्ड यूनिट का जारिन था, ने जैसे ही फाइनल मुकाबले का ऐलान किया, पूरा मैदान सन्न रह गया। विंसन ने मैदान के बीचों बीच खड़े होकर ऐसी शर्त रखी कि सब अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। विंसन ने अपने नौकर विल्सन को बुलाया और गरजते हुए कहा, मैं इस मुकाबले में सिर्फ लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल करूंगा, वो भी सिर्फ अपने बाएं हाथ से। और इतना ही नहीं, मैं रेवन को 3 फ्री अटैक्स करने का मौका देता हूं। मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर लोग हंसने लगे। क्या ये पागल हो गया है? बिना मैना के ये लड़का इतना घमंडी कैसे हो सकता है? रेवन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो विंसन? रेवन के बाप ने स्टैंड से चिल्लाया, ये सब हारने के बहाने हैं। पर तभी ऊपर से पेट्रियार्क की गूंजती हुई आवाज आई, मंजूर है। विंसन, अपनी शर्तों को अब अपने एक्शन से सच साबित करके दिखाओ। विंसन ने अपनी लकड़ी की तलवार को जमीन से टिकाया और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, जब तक रेवन के वो 3 हमले पूरे नहीं हो जाते, मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। रेवन ने अपनी असली तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में खून सवार था। मैदान में तनाव चरम पर था। रेफरी जारिंदे झंडा लहराया और मुकाबला शुरू हुआ। रेवन किसी भूखे भेड़िए की तरह दहाड़ता हुआ विंसन की तरफ झपटा, यहीं ढेर हो जा। विंसन बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे वो किसी सैर पर निकला हो। उसने मन ही मन कहा, यह रहा पहला हमला। जूलियन ने ट्रेनिंग के दौरान पहले ही बता दिया था कि रेवन जैसे योद्धा अक्सर शुरुआत एक छोटे स्टैब, चुभन वाले वार से करते हैं। रेवन को लगा उसका वार सीधा निशाने पर लगा है, पर विंसन ने उसकी पैरों की चाल देखकर ताड़ लिया था कि वो सिर्फ एक धोखा, फेंट था। असली खतरा दूसरा वार था। रेवन चिल्लाया, अब तुम पूरी तरह मेरे सामने खुले हो। विंसन ने ठंडी नजर से उसे देखा। भारी तलवारें चुभाने के लिए नहीं, काटने के लिए होती हैं बेवकूफ। और उसने बस अपनी कलाई के एक झटके से रेवन की फौलादी तलवार को हवा में विक्षेपित कर दिया। रेवन सन्न रह गया। इसने मेरी चाल कैसे पढ़ ली? विंसन के चारों ओर एक गहरा साया मंडराने लगा। 2 वार हो गए रेवन, एक और बाकी है। रेवन बौखला गया और अपनी पूरी फायरी एनर्जी के साथ एक आखिरी जोरदार वार किया। पर विंसन उससे भी तेज था। उसने एक सटीक वार से रेवन का संतुलन बिगाड़ा और अपने पैरों की ऐसी चाल चली कि रेवन मुंह के बल अखाड़े की धूल में जा गिरा। धम की आवाज के साथ रेवन का सिर जमीन से टकराया और वो दर्द से चीख उठा। विंसन उसके ऊपर यवराज की तरह खड़ा हो गया। तीसरा हमला भी खत्म।
अब मेरी बारी है। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया। दर्शक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बिना माना वाला लड़का एक 2 स्टार योद्धा को जमीन चटा रहा था। पैट्रियार्क की नजरें विंसेंट पर गड़ी की। वो खामोश थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रेवन का बाप स्टैंड से पागलों की तरह चिल्लाया, उठो रेवन, हार मत मानो। रेवन घुटनों के बल खड़ा हुआ, पसीने से तरबतर। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो माना इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जूलियन ने हवा में तैरते हुए पूछा, डेविन, ये तुमने कैसे किया? विंसेंट ने मन ही मन जवाब दिया, ये बस हैंड कंट्रोल की एक पुरानी तकनीक है। रेवन ने खुद को दिलासा दिया कि विंसेंट ने शायद कोई छोटा मोटा डिवाइन ट्रेड हासिल कर लिया है। उसने हिकारत से कहा, यह मामूली चालाकी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, ये बहुत ही शर्मनाक तरीका है। जूलियन ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया। विंसेंट ने ठंडी आवाज में कहा, रेवन, तेरी गलतफहमियां अब यहीं खत्म होंगी। रेवन पागलों की तरह चीखा और अपनी पूरी ताकत के साथ आखिरी हमला करने के लिए बढ़ा। जूलियन ने घबराकर विंसेंट को आगाह किया, डेविन, इसे सीधे रोकने की कोशिश मत करना, यह जानलेवा हो सकता है, बचो। पर विंसेंट ने मन ही मन जवाब दिया, मुझे पता है क्या करना है। जैसे ही रेवन की तलवार नीचे गिरी, अखाड़े की जमीन फट गई, पर विंसेंट वहां नहीं था। वो बैंगनी ऊर्जा के एक बवंडर की तरह घूमा। रेवन को बहुत देर से समझ आया कि उसका पूरा शरीर अब हमले के लिए खुला है। विंसेंट ने रेवन के कंधे पर एक गहरा वार किया। रेवन के बाप ने स्टैंड से खुशी से चिल्लाया, देखा, एक मामूली तलवार मेरे बेटे के फौलादी शरीर को छू भी नहीं सकती। पर वो गलत था। विंसेंट जानता था कि उसका शरीर अभी पूरी ताकत झेलने के लायक नहीं है, इसलिए उसने खौफनाक चाल चली। उसने रेवन की अपनी ही ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। रेवन ने एक बार फिर दहाड़ते हुए हमला किया, पर इस बार विंसेंट के काउंटर ने उसे हवा में उछाल दिया। हवा में बेबस रेवन को देखकर विंसेंट ने रेफरी एग्जैरिन की आंखों में आंखें डालकर मानसिक संदेश भेजा, एग्जैरिन, अपनी पूरी ताकत लगा देना इस तबाही को रोकने के लिए। एग्जैरिन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पर यह मानसिक दबाव कौन बना रहा है। विंसेंट जानता था कि उसके पास अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड स्किल इस्तेमाल करने का सिर्फ एक मौका है, चाहे उसके बाद उसका शरीर ही क्यों न टूट जाए। हवा में तड़पते हुए रेवन ने अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई और विंसेंट को गालियां देने लगा। पर विंसेंट की नजरों में अब सब कुछ साफ था। उसे रेवन की तलवार रेड पाथ और अपनी तलवार ब्लू पाथ साफ दिख रहा था, वो बिंदु जहां ये दोनों टकराने वाले थे। जूलियन, ध्यान से देखना, यह है वो हुनर जो मैंने बरसों की तपस्या से हासिल किया है, स्पेस क्लीविंग स्लैश। जैसे ही दोनों तलवारें टकराईं, रोशनी का एक भयानक धमाका हुआ। विंसेंट की बैंगनी ऊर्जा का एक विशाल खंबा आसमान की ओर उठा, जिसने रेवन के हमले को तिनके की तरह उड़ा दिया। ये वार सिर्फ मांस को नहीं, बल्कि स्पेस, जगह को चीरता हुआ निकला। रेवन हवा में किसी कटी हुई पतंग की तरह उड़ा और दूर जा गिरा। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया। रेवन का बाप दहशत से चीख पड़ा। मुखिया की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई मामूली टेक्निक नहीं थी, ये वो हुनर था जो दुश्मन की शक्ति, उसकी टेक्निक और उसके अस्तित्व सब कुछ को काट देता है। रेवन जमीन पर पड़ा दर्द और खौफ से तड़प रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका एक हाथ कटकर अलग हो चुका है। वो अपनी कटी हुई बाह को पकड़कर पागलों की तरह चीखने लगा। विंसेंट ने ठंडे खून वाले कातिल की तरह रेफरी से पूछा, क्या मुझे इसकी टांग भी काटनी पड़ेगी तब तुम मुझे विजेता मानोगे? डर के मारे कांपते हुए एग्जैरिन ने तुरंत झंडा उठाया और चिल्लाया, विंसेंट अडेना इस मुकाबले के विजेता हैं। मैदान में अफरा तफरी मच गई। वैद्य और पुजारी रेवन की जान बचाने के लिए दौड़े। मुखिया ने एग्जैरिन को इस तबाही को न रोक पाने के लिए डांटा। जूलियन ने विंसेंट के कान में फुसफुसाया, डेविन, तुम्हारा शरीर अपनी सीमा पार कर चुका है, अब आराम करो। पर विंसेंट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो अभी गिर नहीं सकता था। उसे अपनी जीत का जश्न पूरी दुनिया के सामने मनाना था। आधी रात का वक्त था। आसमान में चांद चमक रहा था और महल के अंदर एकदम झकाझक लाइटें जल रही थीं। बड़े बड़े रईस और सूरमा वहां जमा थे। बीचों बीच एक सजे हुए डिब्बे में वो मिरेकल स्टोन रखा था जो किसी हीरे की तरह लपक रहा था। मुखिया ने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया, सब देख लो, मुसीबतों का सीना चीरकर विंसेंट ने ये बाजी मारी है। ये जादुई पत्थर अब विंसेंट का हुआ। तभी रेवन का बाप पागलों की तरह अंदर घुसा और चिल्लाने लगा, ये नाइंसाफी है, ये धांधली है। इस लड़के ने पक्का कोई काला जादू या टोटका किया है। मेरा बेटा तड़प रहा है और तुम इसे इनाम दे रहे हो। उसी वक्त एक पुजारी दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। मुखिया ने पूछा, अबे क्या हुआ, सांस तो ले ले।
पुजारी ने रोते हुए बताया, हुजूर, गजब हो गया। रेविन का हाथ कटकर अलग तो हो गया था, पर हम उसे वापस जोड़ने की जितनी कोशिश कर रहे हैं वो जुड़ ही नहीं रहा। हमारी सारी हीलिंग पावर, सारा झाड़ फूक फेल हो गया है। ऐसा जख्म आज तक नहीं देखा, लग रहा है जैसे किसी ने रूह ही काट दी हो। रेविन का बाप ये सुनते ही सन रह गया। उसका बेटा अब पूरी जिंदगी एक हाथ वाला बनकर रहेगा। उसने गुस्से में पुजारी की गर्दन पकड़ ली। कैसा पुजारी है बे तू, एक हाथ नहीं जोड़ सकता? वहां खड़े रईस आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, दाल में कुछ काला है। विंसेंट ने पक्का किसी भूत प्रेत की शक्ति इस्तेमाल की है, तभी तो जख्म नहीं भर रहा। विंसेंट बड़े आराम से खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। उसने मुखिया की तरफ देखा। सरकार, क्या मैं इन लोगों की बोलती बंद करने की इजाजत पा सकता हूं? मुखिया ने गर्दन हिला दी। बोल बेटा, आज तेरा ही दिन है। देखो भाई साहब, अखाड़े में जो कुछ हुआ वो मुखिया जी की आंखों के सामने हुआ। उन्होंने मुझे विजेता माना है। अब अगर तुम मेरी जीत पर सवाल उठा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम खुद मुखिया जी की आंखों और उनके फैसले को गलत बता रहे हो। विंसेंट ने सीधा रेविन के बाप चार्ल्स एडिना से पूछा। क्यों चार्ल्स एडिना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अकल मुखिया जी से तेज चलती है, या तुम ये कहना चाहते हो कि मुखिया जी को काला जादू और असली तलवारबाजी में फर्क नहीं पता? चार्ल्स के मुंह पर जैसे ताला लग गया। उसकी घिग्गी बंद गई, एक शब्द नहीं निकला। विंसेंट ने माहौल का पूरा फायदा उठाया और व्हाइट स्वॉर्ड यूनिट के जारिन को हुक्म दिया। जारिन, इस आदमी को अभी के अभी गिरफ्तार करो। इसने न सिर्फ खानदान के वारिस का अपमान किया है, बल्कि मुखिया जी की अथॉरिटी को भी चुनौती दी है। हॉल में सब हक्के बक्के रह गए जब विंसेंट ने गरजते हुए कहा, जारिन, इस चार्ल्स एडिना को अभी के अभी रस्सियों से जकड़ लो। चार्ल्स तो जैसे पागल ही हो गया, चीखने लगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक मामूली वारिस होकर मुझे गिरफ्तार करेगा? पर विंसेंट ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मुखिया जी के फैसले पर उंगली उठाना गद्दारी है, और गद्दारों की जगह सलाखों के पीछे होती है। जारिन ने भी बिना देर किए चार्ल्स को रस्सियों से बांध दिया। तभी मुखिया यानी पेट्रियार्क ने अपनी भारी आवाज में चार्ल्स को हड़काया। अबे ओ चार्ल्स, विंसेंट का शुक्र मना कि उसने तुझे अभी पकड़वा लिया, वरना अडीना खानदान के कानून के हिसाब से तेरा सिर कलम हो जाता। अब चुपचाप बैठ, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। चार्ल्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो भीगी बिल्ली बन गया। उधर रेवन मेज पर लेटा दर्द से तड़प रहा था। पुजारी ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हाथ नहीं जुड़ पा रहा। अगर कुछ नहीं किया तो ये लड़का हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। विंसेंट के कान में जूलियन ने कुछ फुसफुसाया। विंसेंट की आंखों में एक चमक आई। उसने पुजारी से पूछा, अच्छा पंडित जी, ये बताओ कि अगर मैं अपना जीता हुआ मिरेकल स्टोन इसे दे दूं तो क्या इसका हाथ जुड़ जाएगा? पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हुजूर, उस जादुई पत्थर में इतनी ताकत तो है। विंसेंट मुस्कुराया, पर यह मुस्कान बहुत जहरीली थी। उसने चार्ल्स की तरफ देखकर कहा, सुनो चार्ल्स, मैंने ही तेरे बेटे का हाथ काटा है और मैं ही इसे ठीक कर सकता हूं, पर हिसाब बराबर होना चाहिए। अगर एक हाथ ठीक करना है तो बदले में एक हाथ की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। विंसेंट ने कड़क आवाज में कहा, अगर तू अपने बेटे से सच्चा प्यार करता है तो अपना दाहिना हाथ काटने के लिए तैयार हो जा, तभी मैं ये कीमती पत्थर रेवन को दूंगा। हॉल में मौजूद बड़े बड़े सूरमा थर थर कांपने लगे। विंसेंट मन ही मन हंसा। साले सब डरपोक, बातें बड़ी बड़ी और जान देने की बारी आई तो पसीने छूट गए। रेवन आंखें खोलकर ये सब देख रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। चार्ल्स का शरीर कांपने लगा। उसने कांपते हाथों से तलवार उठाई। ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए अपना हाथ कुर्बान करूंगा। उसने आंखें बंद की और तलवार अपने हाथ पर चलाने ही वाला था। चार्ल्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार अपने ही हाथ पर चलाई। ले बेटा, तेरे लिए मैं अपाहिज होने को तैयार हूं। पर जैसे ही तलवार मांस को छूने वाली थी, विंसेंट ने इशारा किया। जारिन बिजली की फुर्ती से बीच में कूदा और एक झटके में चार्ल्स की तलवार को दूर हवा में उड़ा दिया। चार्ल्स हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा उसका हाथ सलामत है। विंसेंट ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, बस चार्ल्स, इतना ही देखना था। कम से कम तू अपने बेटे से सच्चा प्यार तो करता है। जारिन ने भी चुटकी ली, अपनी बहादुरी को अगली बार सही जगह इस्तेमाल करना भाई। विंसेंट ने घुटनों के बल बैठकर मुखिया से अपना इनाम मांगा। मुखिया खुश होकर वो चमकता हुआ मिरेकल स्टोन विंसेंट के हाथ में रख दिया। विंसेंट ने बिना एक पल गवाए वो पत्थर पुजारी की तरफ फेंक दिया। पंडित जी, देर मत करो, इस पत्थर से रेवन का हाथ जोड़ो। पुजारी ने देवी गाया का नाम लिया और पत्थर की शक्ति को जगाने के लिए उसे अपने दांतों से फोड़ दिया। रेवन का कटा हुआ हाथ धीरे धीरे उसके शरीर से जुड़ने लगा और जख्म ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। चार्ल्स अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के गले लग गया।
बाहर खड़ा विल्सन, वो नौकर, ये सब देख रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। भाई छोटे मालिक तो कतई जहर है, क्या स्वैग है। जब विंसेंट खाना खा रहा था, उसने विल्सन से फिर पूछा, बता, डर या वफादारी? विल्सन ने जोश में आकर चिल्लाया, मालिक, आज से मैं आपका पक्का चेला। वफादारी में जो स्वैग है वो डर में कहां। कमरे के अंदर जूलियन थोड़ा दुखी था। यार डेविन, इतना कीमती पत्थर दान कर दिया, आगे काम आता। पर विंसेंट ने उसे याद दिलाया कि आइडिया उसी का था। जूलियन ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे वो तो मैंने सिर्फ माहौल बनाने के लिए बोला था, तूने तो सच में दे दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पुजारी डोलन, गाया का सेवक, अंदर आया। विंसेंट ने पूछा, पंडित जी, अब क्या रह गया? डोलन ने झुककर प्रणाम किया और अपनी झोली से एक और मिरेकल स्टोन निकालकर विंसेंट के सामने रख दिया। विंसेंट और जूलियन दोनों के होश उड़ गए। डोलन बोला, मालिक, ये पत्थर असल में मुझे इनाम में मिलना था, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक पुजारी होकर पत्थर के लालच में एक जान की कीमत भूल गया था, और आपने निस्वार्थ होकर अपना पत्थर दे दिया। आपकी इस महानता ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये पत्थर अब आपका है, क्योंकि इसके असली हकदार आप ही हैं। विंसेंट मुस्कुराया। दांव खाली नहीं गया था। एक पत्थर दिया तो बदले में वफादार नौकर, खानदान की इज्जत और एक नया पत्थर, सब वापस मिल गया। पुजारी डोलन ने जाते जाते विंसेंट को सिर्फ वो पत्थर ही नहीं दिया, बल्कि एक स्पेशल प्रिविलेज कार्ड भी थमा दिया। जूलियन तो खुशी से पागल हो गया। अभी डेविन, तुझे पता है ये क्या है? इसका मतलब है कि अब तू मंदिर का वीआईपी बन गया है। अब कोई भी इलाज या मदद तुझे चुटकी बजाते मिलेगी, वो भी मुफ्त। विंसेंट ने बड़े कूल अंदाज में कार्ड जेब में रखा और डोलन को विदा किया। जूलियन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गया, पर फिर उसे एक पुरानी बात याद आई। सुन डेविन, याद है पिछली बार जब अखाड़े में इतनी जबरदस्त जीत हुई थी तो मुखिया जी ने अपनी दूसरी बेटी डिया को डिनर पर बुलाया था? आज 50% चांस है कि तुझे भी बुलावा आए। विंसेंट ने अपनी थकान को झाड़ा और बोला, अगर 1% भी चांस है तो मैं तैयार रहूंगा। तभी नौकर भागता हुआ आया। उसके पैर कांप रहे थे। छोटे मालिक, गजब हो गया, मुखिया जी ने आपको अभी के अभी याद किया है। विंसेंट मुस्कुराया। देखा जूलियन, तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। रात के सन्नाटे में विंसेंट सज धज कर महल के गलियारों से गुजर रहा था। तभी उसके सामने उसकी सौतेली माँ वर्सा हाई आकर खड़ी हो गई। पुराने जमाने में इन्हें जायंट कहा जाता था, क्योंकि ये रिटायर्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं और पूरे घर को लोहे की मुट्ठी से चलाती हैं। वर्षा ने तिरछी नजरों से विंसेंट को देखा और कहा, अखाड़े में तुमने जो गदर मचाया है उसकी गूंज अभी भी शांत नहीं हुई है। चलो, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं। दोनों मुखिया की उस अंधेरे और डरावने दरबार की तरफ बढ़े। जैसे ही विंसेंट दरबार के अंदर पहुंचा, वहां का माहौल ऐसा था जैसे किसी ने दम घोंट दिया हो। मुखिया अपनी ऊंची गद्दी पर बैठे थे। वर्षा ने विंसेंट को उनके सामने खड़ा किया। मुखिया की आवाज किसी बादल के गरजने जैसी थी, विंसेंट। उन्होंने दोबारा उसका नाम लिया और इस बार अपनी पूरी ऑरा विंसेंट पर छोड़ दी। हवा भारी हो गई। विंसेंट को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने पहाड़ रख दिया हो। पर विंसेंट यानी डेविन तो खुद 500 साल पुरानी आग था। उसने अपने शरीर को सीधा किया, अपनी नजरें नहीं झुकाईं और उस खौफनाक दबाव के बीच अडिग खड़ा रहा।